यार ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया था अपन ने। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। डिफाइनिंग एन ऑपरेटर ओवरलोड मैंने बता दिया आपको कि ऑपरेटर जो है उसकी मीनिंग को चेंज करना, वही ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। उस ऑपरेटर का सिंटेक्स चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी वर्किंग जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि सिमेंटिक्स उसका एक्सटेंड हो जाता है। उसके अलावा ऑपरेटर को किस प्रकार से ओवरलोड करते हैं? ऑपरेटर फंक्शन के माध्यम से। ऑपरेटर फंक्शन का सिंटेक्स किस प्रकार का होता है कि रिटर्न टाइप, क्लास नेम जिस क्लास के लिए ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, और ऑपरेटर लिख के उस ऑपरेटर का नाम, जैसे प्लस माइनस जो भी है, ऑपरेटर ऑप, और उसमें जो आर्गुमेंट पास करने हैं उसकी लिस्ट। तो एज ए ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको द्वारा ऑपरेटर की मीनिंग को चेंज करते हैं। सो रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? रिटर्न टाइप द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन से रिटर्न आएगा, जैसे कि आपने अगर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ करके फ्लोटिंग टाइप के डेटा को अगर ऐड किया है तो रिटर्न टाइप फ्लोटिंग टाइप रहेगा। op is the operator being overloaded. So operator op is the function name. So operator function must be either member of function। तो दो प्रकार से ऑपरेटर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एक तो उसको मेंबर फंक्शन बना दो क्लास का, या फिर उसको अलग से डिफाइन करके और फ्रेंड फंक्शन बना दो। फ्रेंड फंक्शन किस प्रकार से कार्य करता है, क्लास के मेंबर्स को किस प्रकार से एक्सेस कर सकता है, वो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका मेंबर फंक्शन बना रहे हो आप ऑपरेटर फंक्शन को, तो मेंबर फंक्शन बनाने के टाइम क्या है, अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक डेटा पे काम करता है। तो अगर मेंबर फंक्शन बना दिया तो उसके लिए आपको कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ेगा। मेंबर फंक्शन है तो, फ्रेंड फंक्शन है तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंस क्यों आएगा वो आगे देखेंगे हम। इसी प्रकार से अगर बाइनरी ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस है, वो दो डेटा को ऐड करना है, तो बाइनरी ऑपरेटर अगर आपने ऑपरेटर फंक्शन को मेंबर फंक्शन बना दिया है किसी क्लास का, तो वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, जो दूसरी क्लास या दूसरा ऑब्जेक्ट जो ऐड करना है सिर्फ वो एक, तो वो खुद जिस क्लास में डिफाइंड है उससे वो डेटा ऑटोमेटिकली उठा लेगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर वो फ्रेंड फंक्शन है तो उसको दोनों क्लास के जो है ऑब्जेक्ट्स को आर्ग्यूमेंट लिस्ट में डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर फ्रेंड फंक्शन है तो बाइनरी में दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे और यूनरी में एक आर्ग्यूमेंट जाएगा। अगर वो फंक्शन मेंबर है किसी क्लास का ऑपरेटर फंक्शन, तो यूनरी में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना पड़ेगा, और बाइनरी ऑपरेटर है तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो किसी सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, यानी कि इनके साथ सिर्फ एक डेटा अटैच होता है। तो उनको किस प्रकार ओवरलोड किया जा सकता है, उसका एक एग्जांपल सीधा हम देखते हैं यहाँ पे। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? थोड़ा सा रिप्लाई कर दो तो हम इस एग्जांपल की ओर बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे एक क्लास है स्पेस। इसमें तीन आपके डेटा मेंबर्स हैं, एक्स वाई जेड, जो इंटीजर टाइप के हैं। फिर उसके पब्लिक सेक्शन में हमने वॉइड गेट डेटा, वॉइड डिस्प्ले और वॉइड ऑपरेटर माइनस। तो जैसे हमने देखा ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर फंक्शन यूज किया, ऑपरेटर माइनस। तो हम क्या कर रहे हैं? ओवरलोड यूनरी माइनस। यहाँ पे हम यूनरी टाइप के ऑपरेटर माइनस को ओवरलोड कर रहे हैं। ये आपकी क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। अब स्पेस जो क्लास है उसका गेट डेटा फंक्शन है, इंट ए बी सी, तीन आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं इसको। वो एक्स वाई जेड को असाइन कर देता है, ये इसकी बॉडी होगी। फिर उसके बाद डिस्प्ले में क्या करेंगे? एक्स वाई जेड को प्रिंट कर देंगे। तो ये इसका डिफाइन कर दिया डिस्प्ले को। अब लास्ट आता है ऑपरेटर फंक्शन। सो ऑपरेटर फंक्शन का वही रिटर्न टाइप क्या है इसका? वॉइड, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, एंड देन ऑपरेटर माइनस। ऑपरेटर माइनस इसका नेम हो गया। आर्गुमेंट लिस्ट ब्लैंक है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है? एक्स को माइनस एक्स बना रहा है, वाई को माइनस वाई और जेड को माइनस जेड। तो ये ऑपरेटर फंक्शन से सीधा आप पूरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को नेगेशन यानी कि नेगेटिव कर सकते हो, सिंपल ऑब्जेक्ट के आगे माइनस लगा के। इस प्रकार से ओवरलोड हो गया ये।
मेन फंक्शन में आए, स्पेस क्लास का एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एस डॉट गेट डेटा, और उसमें 10 माइनस 20 और 30 पास किया। गेट डेटा क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड को वैल्यू असाइन कर रहा है ऑब्जेक्ट की। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू 10 माइनस 20 और 30 हो गई है। अब उसको जब आप प्रिंट करोगे, सी आउट एस एस डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये 10 माइनस 20 और 30 डिस्प्ले हो जाएंगी। डिस्प्ले होने के बाद आप कर रहे हो माइनस एस, यहाँ पे हमने यूनिटी ऑपरेटर का यूज़ किया है, माइनस एस, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के आगे माइनस लगा दिया। सिंपल है, जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल को नेगेटिव बना देते हैं या किसी भी डेटा को नेगेटिव बना देते हैं, उसी प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बनाने का मतलब उसके डेटा मेंबर्स को नेगेटिव बनाना है। किस प्रकार से बनाएगा वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं ऑपरेटर फंक्शन में। सो ये सी आउट एस एस डॉट डिस्प्ले, उसके बाद नेगेटिव बनाने के बाद दोबारा डिस्प्ले करेंगे, तो क्या रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो। ये क्या डिस्प्ले करेगा वो हम देखते हैं नीचे आउटपुट इसका। 10 माइनस 20 और 30 ये आपका जो है ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज़ करने से पहले। उसके बाद जब आपने यहाँ पे माइनस एस कर दिया, उसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 +20 और -30। इस प्रकार से यूनिटी ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है। अभी यहाँ पे देखा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो गया होगा। तो फंक्शन ऑपरेटर माइनस टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे इस फंक्शन ने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है। Then what does this operator function do? It changes the sign of data members of the object S. Object S के data members के sign change कर दिए। Since this function is a member function of the same class, ये उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो उसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो इसको डेटा पास नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखने की बात है। और यही काम, यही एग्जांपल हम किससे कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं, जहाँ पे हम इस ऑपरेटर फंक्शन को बाहर डिफाइन करेंगे और उसको पास करेंगे एस, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्यों करेंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे काम तभी कर पाएगा फ्रेंड फंक्शन जब वो एस डॉट एक्स करेगा, एस डॉट वाई करेगा और एस डॉट जेड करेगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क मान लो, चाहे आप अगर जो भी सी प्लस प्लस का कंपाइलर फ़ोन में या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, वो ये टास्क करेंगे। या आप नोट कर लो थोड़ा सा, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। ये पेज नंबर 174 है। अगर ये किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो उसको आप शेयर कर देना, या मैं कर दूंगा, अगर मेरे से बोल देना मेरे को। सो पेज नंबर 174 ऑफ पीडीएफ बुक। सो मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ इसका। राइट द प्रोग्राम WRITTEN written at page number 174 of PDF book using friend function। सो राइट की जगह मैं लिख देता हूँ री राइट। सो ये आपका एक टास्क है, जो भी करना चाहे वो करे। जो भी इच्छुक हैं वो यस लिख दें, थोड़ा सा मेरे को लगेगी आप करोगे इसकी प्रैक्टिस। और फ्रेंड फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, आप फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इसके अंदर, पब्लिक के अंदर, ये डिक्लेयर नहीं करना है, वॉइड ऑपरेटर माइनस।
इसको बाहर आपको डिफाइन करना है सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे है। बस इसमें क्या नहीं करना है आपको, स्पेस और रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखोगे वॉइड ऑपरेटर माइनस, सिंपल ये बना दिया आपने, वॉइड ऑपरेटर माइनस, और ये लिख दिया। उसके बाद जो ऊपर यहाँ पे आपने वॉइड ऑपरेटर माइनस लिखा है उससे पहले आप लिख देना फ्रेंड। तो ये एक बाहर फंक्शन बना हुआ हो जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन, और उसको आप यहाँ पे फ्रेंड डिक्लेयर कर दोगे, फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर माइनस। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब आप इसको डिक्लेयर करोगे वॉइड वॉइड ऑपरेटर माइनस, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम है स्पेस, स्पेस और कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखना चाहो वो लिख दोगे, स्पेस एक्स, स्पेस स्पेस एक्स। तो स्पेस के टाइप का एक वेरिएबल एक्स यहाँ पे आपको आर्गुमेंट लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ये बात याद रखना फ्रेंड फंक्शन के बारे में। वो डायरेक्टली इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, वो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता है। वो क्या करेगा, वो एक्स डॉट ए, एक्स डॉट या एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट जेड, इस तरह से, या फिर कोई भी क्लास का नाम जो आप लिखोगे स्पेस का उससे यूज करेगा। अगर आपको फ्रेंड फंक्शन क्लियर है तो आप जरूर ये कर सकते हो। तो इसलिए उसको एक ऑपरेटर को आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। तो जो यूनरी ऑपरेटर है उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा अगर उसको आप ओवरलोड कर रहे हो तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। अगर बाइनरी ऑपरेटर तो उसको दो आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। अगर मेंबर फंक्शन है तो एक तो खुद का हो जाएगा और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, वो आगे हम देखते हैं। तो ये तो सिंपल सा था, ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया और अपने निगेटिव बना दिया ऑपरेटर ने। मेंबर फंक्शन ही है ऑपरेटर फंक्शन, कोई अलग से फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाया उसको। आगे देखते हैं। इसमें किसी आर्गुमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी वो हमने देख ही लिया, क्योंकि डायरेक्टली उस डेटा के या ऑब्जेक्ट के डेटा को ये एक्सेस कर सकता है, तो आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना, तो जैसे आप एक स्टेटमेंट है सी इक्वल टू एस सम ए कोमा बी, यानी कि सम टाइप सम नाम का एक कोई वो है फंक्शन है, और उसमें ए और बी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, और वो उस पर कुछ जो भी उसका आपने डिफाइन कर रखा है बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करके और रिटर्न करेगा, और वो आप किसको असाइन कर रहे हो, सी को। तो इसका अर्थमेटिक नोटेशन किस तरह से कर सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब डायरेक्टली सी प्लस प्लस में ये हम काम कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो एक अलग से फंक्शन बना के और उसको पास करना आर्ग्यूमेंट, और उसके थ्रू दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने की बजाय हम सीधा प्लस ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर देंगे, तो वो दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकता है। एक सेकंड यार, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। तो अभी हम देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना। तो वही है जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप एक्स प्लस आई वाई इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। किस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है एक्स, और एक काल्पनिक नंबर होता है जिसको आयोटा से लिखते हैं, आयोटा वाई। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम मैं दे दूं C1, और उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C2, और उसका भी इस तरह से कुछ भी जैसे कि यहाँ पे एक्स की जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ 25 प्लस आयोटा 32, या आयोटा थ्री थ्री लिख दो चाहे 32। यहाँ पे मैंने लिख दिया 56 प्लस आयोटा। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझने की जरूरत नहीं है, ये आप सिंपल इतना समझ लें कि इस प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
इस प्रकार के। तो इन दोनों को ऐड करना है, ये C1 है, ये C2 है, C1 प्लस C2 को ऐड करना है। तो क्या होता है इस एडिशन में, जो इसका रियल पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो C1 का है 25 और C2 का है 56, ये दोनों ऐड होके, अच्छा वेटिंग इन द लॉबी एक्सेस, ओके अक्षित आ गया भाई। वेटिंग इन द लॉबी दिखा तो नहीं रहा, चलो वो वापस चला गया होगा। तो 25 प्लस 56 हो जाएगा, प्लस आइकन, तो इसका C3 जो मान लो मैं ये करता हूँ तो होना क्या चाहिए एक्चुअल में मैथ में, C3 इक्वल टू जो है 25 प्लस 56, ये तो रियल पार्ट बन जाएगा, प्लस आयोटा एंड 32 प्लस 35, ये बन जाएगा C3। तो इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर ही लोगे, तो ये हो जाएंगी C3 इज इक्वल टू 81 प्लस, और आगे हो जाएगा आयोटा 6 7, ये हो जाएगा। तो ये निकल के आना चाहिए जब हम ये करते हैं, C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो क्या निकल के आना चाहिए, ये निकल के आना चाहिए। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू ओवरलोड करके ऑपरेटर को और कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के किए हैं इन्होंने, फ्लोट एक्स इंटीजर लिए थे हमने एग्जांपल में, यहाँ फ्लोट है, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, ये रियल पार्ट ऑफ जो, अक्षित फिर से एडमिट। तो बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किस तरह से करते हैं वो अभी हम देख रहे हैं। अक्षित टाइम से आया करो। एक्स एंड वाई, एक्स रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे क्या है 25 है, एंड वाई यहाँ पे क्या है 32 है, ये जो है इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है। तो यहाँ पब्लिक है और कॉम्प्लेक्स आपने लिखा है, ये क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, तो क्लास का नाम है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक क्लास में, जो अलग अलग टाइप से क्लास को इनिशिएट करने के काम आते हैं। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट रियल प्लॉट इमेज, ये कंस्ट्रक्टर टाइप 2 है, यानी कि इसमें जब आप कोई दो वैल्यू पास करोगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। अगर विदाउट पासिंग एनी वैल्यू कॉम्प्लेक्स को कॉल करोगे, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर 1। तो नीचे वाले में जब वैल्यू पास हो रही है तो क्या होगा, रियल जो फ्लॉट रियल वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो एक्स को मिल जाएगी, और आई एम ए जी इस वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो वाई को मिल जाएगी। ये सिंपल सा इसका काम है, कॉम्प्लेक्स का काम खत्म। अभी आपको ऑपरेटर फंक्शन यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेगा तो रिटर्न में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल में देखा था, C1 प्लस C2 करेगा तो रिटर्न में क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा C3 को। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड की जगह क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। चलो कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप हो गया। फिर ऑपरेटर फंक्शन का नाम क्या है, ऑपरेटर और प्लस, ऑपरेटर प्लस इसका नाम हो गया। और इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो क्यों करना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे, और ये डिस्प्ले के काम आ जाएगा। चलो नीचे डिफाइन करते हैं ऑपरेटर फंक्शन को। कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप है ऑपरेटर फंक्शन का, ये कॉम्प्लेक्स क्लास का नाम है जो कि हम लिखते हैं स्कोप रेजोल्यूशन से पहले, और ये ऑपरेटर का प्लस फंक्शन का नाम हो गया ऑपरेटर फंक्शन। और इसमें आर्ग्यूमेंट जो पास किया है वो टाइप का है कॉम्प्लेक्स, यानी इसी क्लास के टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ये लेगा, और उसका नाम आ गया सी। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया इस फंक्शन के अंदर, ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, जो कि टेम्प नाम से क्रिएट किया, और किस टाइप का, ये वेरिएबल किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो यानी कि इसका ऑब्जेक्ट ये एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जिसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही होगा सिर्फ, उसके बाद ये टेम्प डिलीट हो जाएगा। टेम्प डॉट एक्स, यानी कि इस टेम्परेरी बनाए हुए ऑब्जेक्ट का एक्स जो है उसमें हम डाल देते हैं एक्स प्लस सी डॉट एक्स। एक्स यहाँ पे कौन सा होगा, जो खुद ये क्लास है उसका एक्स, और ये सी डॉट एक्स कौन सा होगा, जो इसको पास किया गया है ऑब्जेक्ट उसका एक्स।
तो खुद का एक्स, जो ऑब्जेक्ट खुद यहाँ पे क्रिएट होगा उसका एक्स, प्लस इसको पास किए हुए ऑब्जेक्ट का एक्स, ये दोनों ऐड होके और टेम्प डॉट एक्स में चले जाएंगे। इस प्रकार टेम्प डॉट वाई में वही जो काम हमने यहाँ पे देखा था कि ये और ये ऐड होंगे, तो ये तो खुद जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा टेम्प में डालने से पहले, उसका एक्स यहाँ पे 25 उसको ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल रहेगा, तो उसको किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, एक्स पास करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक्सेस कर लेगा इसको। और जो दूसरी C2 इसको पास की गई है उसका 56 यहाँ पे ये ऐड करके और 25 में ऐड करके और टेम्प डॉट एक्स में डाल देगा। इसी प्रकार से टेम्प डॉट वाई में वाई प्लस पास किए हुए ऑब्जेक्ट का वाई, और रिटर्न कर देगा क्या, टेम्प। टेम्प को रिटर्न करेगा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना ये रिटर्न टाइप, तो ये टेम्प क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, वो रिटर्न कर देगा। और ये डिस्प्ले में आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले करोगे, किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, एक्स फिर आयोटा या जे भी लिखते हैं उसको आई की जगह, जे एक्स प्लस जे वाई, इस तरह से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के तीन ऑब्जेक्ट बनाए कॉम्प्लेक्स क्लास के C1 C2 C3, जो कि तीनों क्या कर रहे हैं, इनवॉक्स कंस्ट्रक्टर वन। अब आपने देखा हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एक सिंपल जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं था और एक जिसमें दो आर्गुमेंट पास थे। तो पहले हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब जैसे ही हमने C1 इजक्वल टू कॉम्प्लेक्स 2.5 और 3.5 किया, तो ये कंस्ट्रक्टर 2 जो है वो कॉल हुआ, जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है। उस कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू पास हुई जो कि उसको रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्टर 2 को, और वो आपने C1 को असाइन कर दिया वो ऑब्जेक्ट। तो C1 जो है उसको कॉम्प्लेक्स टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो मिल गई हैं। इसी प्रकार C2 को भी हमने इनिशिएट करके और वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब हमने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है C1 प्लस C2, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। C3 इजक्वल टू C1 प्लस C2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि C1 जो है वो ऑब्जेक्ट में आपका ऑपरेटर फंक्शन प्लस काम करेगा और C2 को एज ए आर्गुमेंट पास करेगा। C1 ऑब्जेक्ट है खुद, जिसके जो आपके जो भी फंक्शन जैसे एक्स और वाई को ऐड करना है, तो जिसके एक्स और वाई को ऐड करना है किसमें, जो उसको पास किया जाएगा C2 उसमें, उसके एक्स और वाई में। तो यहाँ पे सी आउट C1 C2 C3 आप तीनों को प्रिंट करोगे इस तरह से। ये 2.5 और 3.5 वैल्यूज़ जो हैं C2 की 1.6 और 2.7 जो हमने यहाँ डाली हैं, और C3 जो है वो निकल के आएगा इनका रियल पार्ट्स का और इमेजिनरी पार्ट्स का ऐड करके, और C3 बन जाएगा। अब थोड़ा सा इस पर क्लोज लुक डालते हैं, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तो जो ऑपरेटर फंक्शन है वो काम कर ही रहा है, ये हम देख चुके हैं। वी शोड नॉट दैट फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन इज इट रिसीव्स ओनली वन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आर्गुमेंट एक्सप्लिसिटली, यानी बाहर से इसको सिर्फ एक टाइप के आर्गुमेंट के पास की जरूरत है, और रिटर्न भी कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू कर रहा है, और मेंबर फंक्शन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स क्लास का ही है, मेंबर है। चलो ये तो सिंपल सी बात थी। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये इस तरह से है, ये है C3, ये है C1 प्लस C2। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होता है तब इस तरीके से, C3 इज इक्वल टू C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और उसमें आर्ग्यूमेंट C2, यानी C1 के एक फंक्शन को हमने कॉल किया, कौन सा फंक्शन है वो, ऑपरेटर प्लस, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया C2। तो C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2, इसी का एक नॉर्मल फंक्शन में हम जब कॉल करते हैं तो इस तरह से कॉल करते हैं। अगर ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया तो हम डायरेक्टली C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ये सेम ही बात है, ये और ये। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि C1 के ऑब्जेक्ट्स को मतलब सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्यों आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ता है, जो है C2, वही सिर्फ पास हुआ है आर्ग्यूमेंट में, C1 के खुद के एक्स और वाई काम में आ ही रहे हैं। तो जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है उस ऑपरेटर पे वर्क होता है, और जो ऑपरेटर प्लस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। ये एक ध्यान रखने की बात है बाइनरी ऑपरेटर में। आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम जाएंगे नहीं। तो आपका लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अब उसी कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करना सीखेंगे। इसमें दिया हुआ है, इसमें वेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए तो कोई नहीं,
ये आप खुद ट्राई करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। रिप्लेस द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड बाय फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आपको जहाँ मेंबर फंक्शन सबसे पहले डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ पे लिखना है फ्रेंड कॉम्प्लेक्स, रिटर्न कॉम्प्लेक्स इसका रिटर्न टाइप हो गया, ऑपरेटर प्लस इसका नाम हो गया, और इसमें दो इस बार आपको पास करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन बाहरी फंक्शन है, ठीक है, ये इस क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है। और रीडिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन एज फॉलोज, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी, रिटर्न कॉम्प्लेक्स ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स, ये रिटर्न किया आपने, कॉमा दूसरे टाइप का रिटर्न किया ए डॉट वाई और प्लस बी डॉट वाई, ए और बी के एक्स और एक्स को जोड़ दिया, और ए और बी के वाई और वाई को जोड़ दिया और रिटर्न कर दिया। और ये किस टाइप का रिटर्न किया आपने, कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप पहले से डिक्लेयर कर रखा है। इन दिस केस दिस स्टेटमेंट सी थ्री इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू क्या करेगा यहाँ पे, सी थ्री इज इक्वल टू इज इक्वल टू सी थ्री इज इक्वल टू ऑपरेटर प्लस, यानी कि आपने एक ऑपरेटर प्लस को कॉल किया, जैसे कि हमने शुरू शुरू में देखा था सम ए कोमा बी, तो सम ए कोमा बी का मतलब ए को इंटीजर है, बी को इंटीजर है, तो सम एस यू एम लिख के जो इस भी फंक्शन को कॉल करना है उसका नाम लिख के और उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। तो यहाँ हम ऑपरेटर प्लस को कॉल करते हैं और उसमें C1 और C2 दो जो है ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो अब इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि जब हम मेंबर फंक्शन बना देते हैं ऑपरेटर फंक्शन को किसी क्लास का, तो सिर्फ एक आर्गुमेंट की पास करने की जरूरत होती है बाइनरी ऑपरेशन में, और अगर हम उसको फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, किसी क्लास का मेंबर नहीं बनाते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट उसको पास करने पड़ेंगे जिन पे बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और ये आप दोनों जो प्रोग्राम अभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं उनको आप फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करके भी करके देखेंगे खुद, प्रॉब्लम आने पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे इसमें स्टेप्स थोड़ी सी आपको हेल्प के लिए बताई हुई भी हैं। तो एनीवन कोई भी पूछना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे। सर ऑपरेटिंग ऑपरेटर यूजिंग थोड़ा प्रोग्राम फिर से बताना एक बार। ऑपरेटर ऑपरेटिंग यूजिंग वाला वो प्रोग्राम है ना, वो फिर से बताना। मैं बैक चला गया था ना बीच में वो। यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, हाँ यस सर। फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यूनरी वाला डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा इजी रहेगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है सर। यूनरी का मतलब क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो किसी एक ही ऑब्जेक्ट या इसी एक ही डेटा पे काम करता है। जैसे कि हम ए है उसको माइनस ए कर देते हैं, तो माइनस वहाँ क्या काम कर रहा है, ए को निगेटिव बना देता है, ए की जो भी वैल्यू हो एक्स वाई जेड, जैसे कि इंटीजर है या फ्लोटिंग है उसको निगेटिव बना देता है। तो ये एक ऑपरेटर पे काम कर एक ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू उसको किस तरह से ओवरलोड किया जा सकता है प्लस को। सबसे पहले तो नॉर्मली क्लास मेंबर बना के फिर कैसे ओवरलोड करते हैं, एक क्लास का नाम है और उसमें ऑपरेटर फंक्शन आपने बना दिया ऑपरेटर माइनस, और वो जो एक्स वाई जेड हैं क्लास के उनको निगेटिव कर देता है, सिंपल है। इसमें किसी भी आर्गुमेंट को पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुद जिस क्लास का ये मेंबर है उसी क्लास के या उसी ऑब्जेक्ट के, जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड को ये निगेटिव बना देगा। जहाँ पे भी हम कॉल करेंगे इसको, यानी कि क्लास बनाएंगे और क्लास के ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर माइनस को कॉल करेंगे, तो ये उस ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड को क्या करेगा, निगेटिव बना देगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे इंटीजर मेन में दिया हुआ है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, एस में डेटा डाल दिया एक्स वाई जेड का और उसको डिस्प्ले कर दिया, फिर माइनस एस कर दिया। माइनस एस कॉल करने से क्या, माइनस एस क्या करेगा यहाँ पे, माइनस एस उस क्लास के ऑपरे और ये क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा, उस क्लास के ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करेगा। ये दो फंक्शन तो हमको वैसे डॉट लगा के कॉल करने पड़ते हैं ना, कि अगर एस है इसका ऑब्जेक्ट तो एस डॉट गेट डेटा, आप देख रहे हो कि एस डॉट गेट डेटा करना पड़ा था हमको। इसमें सिर्फ आपको माइनस लिखना है इसको कॉल करने के लिए, माइनस और ऑब्जेक्ट का नाम, माइनस और
ऑब्जेक्ट का नाम। इससे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन जिसका नाम है ऑपरेटर माइनस। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इसको नेगेटिव बना रहा है। ये था नॉर्मल, जो आप क्लास मेंबर बना रहे हो। ऑपरेटर फंक्शन को क्या किया है हमने, इस स्पेस क्लास का मेंबर बना दिया है, तो इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ा। अब अगर इसमें हम, चैट बॉक्स को थोड़ा मैं हटा देता हूँ। अब अगर हम इसमें फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे, तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में आप जानते हो, फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है। फ्रेंड फंक्शन क्या नहीं होता है, क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो उसके लिए, अरे ये क्या लग गया, सॉरी। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एक फंक्शन बनाते हो जिसका नाम हम रखते हैं रिटर्न टाइप, और ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं हम, OPERATOR, ऑपरेटर। ये फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे, इसकी जगह ये फंक्शन बनेगा माइनस। सिंपल एक फंक्शन बनाए जो कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स कर रहा है, और इसी प्रकार से y इज इक्वल टू माइनस वाई कर रहा है, और z इज इक्वल टू माइनस जेड कर रहा है। जो इसके डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के, उनको क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। लेकिन इसमें आप, ये क्लास का मेंबर नहीं है अब, वॉइड ऑपरेटर क्लास का मेंबर नहीं है। यहाँ पे हमने क्लास का मेंबर बना रखा था, इसको क्लास में डिक्लेयर कर रखा था, और क्लास के स्कोप में ही इसको डिफाइन कर रखा था। ये सारे क्लास के मेंबर हैं। अब हम एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं जो क्लास का मेंबर नहीं है, अलग से बनाया है इसको। इससे क्या हुआ, इससे इस फंक्शन को दूसरी क्लासेस भी यूज कर सकती हैं आसानी से। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रेंड बनाना पड़ेगा इस क्लास का, और दूसरी बात, इसको आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। इसको किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, इस क्लास का नाम है SPACE स्पेस। तो इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, उस आर्ग्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो ये क्लास है इसका, और उस ऑब्जेक्ट पे ये काम करेगा इस प्रकार। क्योंकि डायरेक्टली तो ये एक्सेस कर नहीं सकता ना XYZ को, क्योंकि ये अब मेंबर फंक्शन नहीं है। सिंपल है, ये फ्रेंड फंक्शन का काम होता है कि वो उस क्लास का मेंबर नहीं होने पर भी एक्सेस कर सकता है उसके मेंबर्स को। एक्सेस किस तरह से करता है, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। अभी हम देखेंगे, जैसे ये एस इसको पास कर देंगे, फिर एस डॉट ए एस डॉट बी, इस तरह से करता है ये। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर, क्लास के अंदर फ्रेंड लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। क्लास के अंदर तो हम लिख देंगे फ्रेंड उसको, कि इसको हम फ्रेंड बना रहे हैं, फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर माइनस। सिंपल क्लास के अंदर हम ये लिख देंगे, और ऑपरेटर माइनस में आपको रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट लिस्ट एज इट इज रखनी होती है। यहाँ पे स्पेस टाइप का एक आर्ग्यूमेंट भी देना है, ये हम इस क्लास के अंदर लिखेंगे, उस लाइन की जगह जहाँ पे हमने इसको मेंबर बनाया है उस क्लास का, ठीक है। ये बाहर लिखेंगे, और अब इस फंक्शन को कॉल किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं मेन फंक्शन में। इंट मेन, मेन फंक्शन में इस ऑपरेटर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तब हम ये काम नहीं करेंगे माइनस एस, तब हम क्या करेंगे कि ये है इंट मेन, यहाँ पे आपने एस बनाया है एक, एस को पास कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना होगा एस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये। तो ये क्या है, एक आर्गुमेंट पास हो रहा है किसको, ऑपरेटर फंक्शन माइनस को। अब ये एज ए फ्रेंड फंक्शन हुआ है काम, यानी कि इसमें आपने एक आर्गुमेंट पास किया है, उसमें सिर्फ आर्गुमेंट पास नहीं किया था, इसमें आर्गुमेंट पास किया है। इसमें सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था, ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, या ऑब्जेक्ट पास हो रहा है अभी यहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ये काम दिखने में सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें वर्किंग में पूरा चेंज आ जाएगा आपके।
जैसे यहाँ पे भी आप कॉम्प्लेक्स में यूजिंग फ्रेंड फंक्शन भी करोगे तो भी क्या होगा, दिखने में ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे C3 इक्वल टू C1 + C2, लेकिन चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा यहाँ पे कि ये S यहाँ पे -S जो है वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, डायरेक्टली खुद पे काम नहीं कर रहा है, ये क्लास मेंबर नहीं है, आर्ग्यूमेंट पास होने की वजह से यहाँ पे ये S जाएगा इस फंक्शन में, और उस S का यहाँ पे आपको लिखना होगा -S.x -S.y और -S डॉट, ये हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये हमको यहाँ पे करना होगा। समझ में आ गया, एज आर्ग्यूमेंट पास करना यूनरी ऑपरेटर में, और डायरेक्टली क्लास के मेंबर पे डायरेक्टली एक्सेस करना उस क्लास मेंबर को। अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये दोनों टाइप से आप थोड़ा सा टाइप करना और लिखना, प्रोग्राम करने की कोशिश करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो बस यही है कि फ्रेंड फंक्शन, और इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, दो तरीके से करी जा सकती है। कौन से दो तरीके हैं, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन और विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। जब आप विदाउट फ्रेंड फंक्शन करते हो तो ऑपरेटर फंक्शन को किसी क्लास का मेंबर बनाते हो, और उस क्लास के अंदर अगर यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो किसी भी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है पास करने की, जैसे यहाँ पढ़ रही है। अगर बाइनरी ऑपरेटर पे काम करते हो तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट वो कहाँ से ले लेगा, ऑटोमेटिकली अपना ही क्लास का मेंबर है तो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। अगर फ्रेंड फंक्शन है तो आउटसाइड क्लास दूसरे तरीके से ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, तो उसमें अगर यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो वो क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा। अगर बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो वो कितने आर्ग्यूमेंट मांगेगा, दो आर्ग्यूमेंट मांगेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग मांगेगा और उन पर वर्क करेगा। यहाँ पे आपको फर्क महसूस होगा, वो डायरेक्टली x इक्वल टू -x करता है क्योंकि वो मेंबर फंक्शन था ऑपरेटर, जब आप उसको स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह लगा के ऐसे से और ऐसे से कर रहे थे तब -x इक्वल टू -x, y इक्वल टू -y और z इक्वल टू -z ये हो रहा था। यहाँ पे आपको s पास करके इस फंक्शन को, क्योंकि ये आउटसाइड फंक्शन है और इसको फ्रेंड बनाया आपने सिर्फ,